तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में आज हम लोग 11th बायोलॉजी के अंतर्गत कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम लोग जैविक वर्गीकरण जो चैप्टर है, इसके अंतर्गत आज का यह जो टॉपिक है दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और इसमें हम लोग माइकोप्लाज्मा क्या होता है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी शुरू से लेकर अंत तक देने वाले हैं कि आखिर माइकोप्लाज्मा किसे कहते हैं, इसके लक्षण क्या क्या हमें दिखाई देते हैं तथा माइकोप्लाज्मा से होने वाले रोग के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है आपके 11th के किसी भी एग्जाम में, चाहे वो त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो या फिर फाइनल एनुअल एग्जाम हो, वार्षिक हो, इसमें आपको ये जो टॉपिक है पूरे 3 नंबर में जरूर से पूछ लिया जाता है। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो माइकोप्लाज्मा है ये क्या होता है, इसको सबसे पहले चलिए समझने का प्रयास करते हैं। तो ये एक आभासी सूक्ष्मजीव होते हैं। अब देख सकते हैं इस लाइन में क्या बोला गया, ये एक आभासी सूक्ष्मजीव होते हैं जो सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं होती हैं। देख सकते हैं इसको सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हम लोग मान सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा छोटी होती है, अर्थात जो बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं मोनेरा जगत के अंतर्गत। तो इसमें ये सबसे छोटे क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव यहाँ पर होते हैं, जो कि ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकते हैं। आप देख सकते हैं इस लाइन में क्या बोला गया, इस लाइन में क्या बोला गया, ध्यान देंगे, ये एक आभासी सूक्ष्मजीव होते हैं। इसको आभासी क्यों बोला गया, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, इसको सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी बहुत बहुत कम ही देखा जाता है। तो ये एक आभासी सूक्ष्मजीव होते हैं जो कि सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं, देख सकते हैं ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं होती है और ये ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है। और कोई भी अन्य जो कोशिकाएं होती हैं, सूक्ष्मजीव होती हैं, वो ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकती, लेकिन केवल एक माइकोप्लाज्मा है जो कि ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकता है। आपको इतना याद रखना है, इसे मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है। अब इसके अंतर्गत क्यों रखा गया है, क्योंकि इसमें भी बैक्टीरिया जैसे गुण होते हैं, अर्थात ये भी बैक्टीरिया के अंतर्गत ही आते हैं, इस कारण इसको मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया ये सब आते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने, देख सकते हैं इसकी खोज किस प्रकार से हुई, तो सर्वप्रथम पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने पशुओं में क्या प्लूरोनिमोनिया रोग कारक के रूप में इनकी खोज की। देख सकते हैं क्या बोला जा रहा है, ध्यान देंगे, सर्वप्रथम पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने पशुओं में होने वाले एक प्रकार के रोग, कैसा रोग, प्लूरोनिमोनिया, देख सकते हैं प्लूरोनिमोनिया रोग कारक के रूप में इसकी क्या की, खोज की। इसलिए इन्हें PPLO अर्थात प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। देख सकते हैं इसको PPLO के नाम से भी आपको पूछ लिया जाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, या फिर प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म के नाम से भी आपको पूछ लिया जाएगा, तो आपको इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो इसको PPLO भी कहा जाता है। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग जो माइकोप्लाज्मा है इसको समझ चुके हैं। इसकी संरचना किस प्रकार से होती है, इसकी संरचना गोल भी हो सकती है, इसकी संरचना शाखित नुमा भी हो सकती है, या फिर इसकी जो संरचना है किसी भी प्रकार से हो सकती है। तो इसका जो संरचना है वह बहुसंरचना रूपी होता है, इस प्रकार से भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब चलिए माइकोप्लाज्मा को समझ चुके हैं, इसके लक्षण देख लेते हैं कि इसके आखिर क्या क्या लक्षण होते हैं। आशा करता हूं आपको जो माइकोप्लाज्मा है ये तो क्लियर हो गया होगा कि अत्यंत क्या होते हैं, छोटे सूक्ष्मजीव कोशिका होते हैं, जो कि बिना ऑक्सीजन के भी रह सकते हैं और ये मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। इतना आपको याद रखना है इसके पॉइंट में। अब चलिए इसके लक्षण के पॉइंट को देख लेते हैं। तो ये एक कोश की प्रोकैरियोटिक गोलाकार एवं अंडाकार होते हैं। तो इसका लक्षण सबसे पहले यही है कि ये एक कोश की प्रोकैरियोटिक, अर्थात इसका जो क्या होगा, केंद्रक होगा वो अत्यधिक विकसित होगा, विकसित नहीं होगा। उसके बाद ये क्या है, गोलाकार एवं अंडाकार ये होते हैं। चलिए दूसरा लक्षण, ये जंतुओं तथा पौधों में परजीवी के रूप में होते हैं। अब ये परजीवी क्या होता है,
एक जीव किसी दूसरे जीव पर क्या करता है, रहता है, अर्थात उससे अपना पोषण प्राप्त करता है और उस जीव को किसी भी प्रकार से फायदा नहीं पहुंचाता है, उसे ही क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। इस प्रकार से मनुष्य के बालों में जो जूं होता है वो एक परजीवी के रूप में होता है, हमको किसी भी प्रकार से फायदा नहीं पहुंचाता है, लेकिन खुद अपना पोषण भर लेता है, खुद अपना फायदा पहुंचा लेता है। इस कारण इसको परजीवी के रूप में भी, उसी को क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। और ये जो माइकोप्लाज्मा है, ये जंतुओं तथा पौधों में भी परजीवी के रूप में होते हैं, अर्थात दूसरे जीव से ये अपने पोषण प्राप्त करते हैं और उस जीव को किसी भी प्रकार से उसको फायदा नहीं पहुंचाते हैं। आशा करता हूं क्लियर हो गया होगा। चलिए तीसरा यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, लक्षण। तो इसका आकार जो है 100 से 150 nm अर्थात नैनोमीटर तक होता है। ये जो नैनोमीटर जो इकाई है मापने की, बहुत ही छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई नैनोमीटर ही होती है। तो इसका आकार क्या होता है, 100 से 150 नैनोमीटर तक ही होता है। इन्हें जीवाणु फिल्टर से नहीं छाना जा सकता। अब देख सकते हैं ये इतना ज्यादा छोटा होता है कि इसको जीवाणु अर्थात जो बैक्टीरिया होता है उसको जिस मशीन से फिल्टर किया जाता है, उस मशीन से भी इस जीवाणु को फिल्टर नहीं किया जा सकता, अर्थात माइकोप्लाज्मा को उसको फिल्टर करके छाना नहीं जा सकता, वो उससे भी क्या हो जाएंगे, पार हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं ये जो जीवाणु है अर्थात माइकोप्लाज्मा है कितना छोटा या और सूक्ष्म जीव होता है। चलिए चौथा लक्षण देख लेते हैं। इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है, इसमें सेल वॉल जो है नहीं पाया जाता है। डीएनए आरएनए व 70S प्रकार का राइबोसोम इसमें पाया जाता है। देख सकते हैं इसमें सेल वॉल तो नहीं पाया जाता किंतु डीएनए आरएनए पाया जाता है और 70S प्रकार का राइबोसोम भी इसमें होता है। चलिए आशा करता हूं आपको इतना क्लियर हो गया होगा। माइकोप्लाज्मा क्या है, संरचना कैसी होती है, लक्षण क्या क्या होता है, आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग इससे जो उत्पन्न रोग है इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले है पशुओं का जननांग शोध। देख सकते हैं पशुओं के जो जनन अंग होते हैं उसमें जो शोध हो जाता है अर्थात इसमें ये रोग उत्पन्न करते हैं। दूसरे देख सकते हैं मनुष्य में अप्रारूपिक निमोनिया। देख सकते हैं मनुष्य में जो ये माइकोप्लाज्मा है वह अप्रारूपिक निमोनिया क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। तीसरा बैगन का लघुपर्ण रोग और पपीते का गुच्छित रोग। तो इस प्रकार से कुछ रोग भी ये जो निमोनिया है वह उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से और छोटे से टॉपिक में हम लोग क्या समझ चुके हैं, माइकोप्लाज्मा क्या होता है, संरचना देख सकते हैं कैसी गोलाकार और कैसी होती है, और भी अन्य प्रकार की होती है, और इसके लक्षण और उत्पन्न रोग को देख चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जो टॉपिक है माइकोप्लाज्मा आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जो टॉपिक है वह समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे और आप जो है क्लास 11th बायोलॉजी की जो तैयारी है अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।